नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया और शाम 7 बजे हम सर्वे के साथ हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ 7 घंटों के भीतर यह सर्वे किया गया है। इस सर्वे का मतलब यह है, इसकी तारीख दरअसल 12 दिसंबर से 24 दिसंबर तक की है। और चूंकि यह पहला ऐसा सर्वे है जिसमें 8,480 लोगों से उत्तर प्रदेश के ही सिर्फ 1-to-1 इंटरव्यू किया गया, यानी आमने सामने बैठकर उनसे सवाल उनके सामने रखे गए। सैंपल साइज आपके स्क्रीन पर। और ये जो पूरा का पूरा सर्वे है, ये एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे दोनों ने मिलकर किया है। जो क्वेश्चनायर था, जो सवाल थे, वह लोगों के सामने थे, वो जवाब दे रहे थे और उनको दरअसल मथने की एक पूरी प्रक्रिया में 1 हफ्ता लगना ही था और इसीलिए 1 हफ्ते का वक्त लगा। और आज संयोग ऐसा कि जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया तो हम आपके सामने हैं उस सर्वे को लेकर, जिसके जरिए कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में माना यही जा रहा है कि 2019 से पहले एक ऐसा एसिड टेस्ट भारत की राजनीति का होने वाला है जिसमें एक तरफ मोदी सरकार है, दूसरी तरफ राज्यों की सरकार है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दलों का एक साथ आना, जुड़ना और शायद सियासी तौर पर कई मुद्दों को लेकर चिताते हुए, चुनौती देते हुए नज़ारा अलग अलग राज्यों में अब नजर आने लगा है। और यह भी पहला मौका है जब कोई सत्ता आपस में भिड़ी हुई है। सत्ता के भिड़ने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल ही आपस में झगड़ा कर रहे हैं। बहुत तेरे सवाल। तो आइए जरा इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत में पहला सवाल जो भी रहा, जिस रूप में रहा, लेकिन हम सीधे चलते हैं एक दूसरे कमरे में जहां पर एक व्यवस्था की गई है। तमाम पत्रकारों के साथ, नेताओं के साथ हमारी मौजूदगी है। हर पार्टी के नेता रहेंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश को प्रभावित करने वाला नोटबंदी, डेमोनेटाइजेशन। जी, ये एक ऐसा सवाल जिसके जरिए कई सवाल है कि घर का बजट, हर जेब, उसको लेके लोगों की क्या राय थी। जो सवाल जवाब किए गए उसमें कई चीज निकल कर आ रही थी कि आपके जहन में क्या आता है, कितना प्रभावित होंगे, प्रभावित है या नहीं है। तो आइए इसकी एक चेहरा देखें, क्योंकि अलग अलग इसके विकल्प थे। पहला विकल्प यह था, आपकी राय क्या है। 76% लोगों ने कहा अच्छी राय है, 23% लोगों ने कहा अच्छी राय नहीं है, महज 1% ने कहा हम कोई बात कह नहीं पाएंगे इस पर, अच्छा या बुरा। बहुत ही स्थिति अनुकूल है, लोग प्रतिक्रिया देने को तैयार, यानी 76% लोग की राय अच्छा है। इसके आगे एक दूसरा सवाल निकल कर आया कि अगर ये राय अच्छी है तो आप जो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, इन मुसीबतों को लेकर आपको क्या लगता है, आपकी उस पर राय क्या है, क्या वाकई मुसीबत है या नहीं है मुसीबत। मुसीबत ज्यादा लोगों को है। 58% ने कहा यकीनन मुसीबत तो है और 42% ने कहा मुसीबत नहीं है। आपके जहन में आ रहा होगा कि टेलीविजन के चैनल या कैमरे जो थे, क्या 42% लोग के पास जाते थे जो कतार में लगे थे, 58% तक नहीं जाते थे। जवाब इसके लिए जाएंगे। इससे जुड़ा हुआ एक तीसरा सवाल फिर निकल कर आया कि इसका इंपैक्ट, इसका असर क्या है। और यह असर, काला धन समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जब भाषण दिया था उस समय जिक्र किया था ब्लैक मनी का। 51% लोगों की राय है हां, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। 27% कह रहे हैं जी बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी आम आदमी को, गरीब को फायदा होगा। 18% लोग की राय है, जिसका जिक्र फिर वही प्रधानमंत्री मोदी गरीब गुरबों का जिक्र कर रहे थे। और असर नहीं, 3% लोग, यानी कह सकते हैं शहरी मिजाज का यह जिक्र है। या जिस रूप में, श्रीकांत जी, यहीं से आपसे सवाल हम दाग रहे हैं। आप दूसरे कमरे में बैठे हैं, लेकिन इस सवाल के जरिए समझने की कोशिश किया है, नोटबंदी इस चुनाव में मुद्दा होगा 5 राज्यों में या नहीं होगा। अगर होगा तो उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा मुद्दा होगा, सिर्फ नोटबंदी का जिक्र। देखिए प्रसून जी, वर्तमान जो केंद्र की सरकार है, इसके जो भी फैसले होते हैं वो राष्ट्र नीति से प्रेरित होते हैं, राजनीति से नहीं। नंबर 1। नंबर 2, 2014 में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। आपके चैनल खोलते ही एक नया स्कैम आता था, अखबार पढ़ते एक नया स्कैम आता था, और जनता की अपेक्षा थी कि एक ऐसी सरकार का चयन करो केंद्र में जो भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करे। 2.5 साल में जनता का भरोसा और विश्वास और मजबूत हुआ है। भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, उसमें एक नोटबंदी का फैसला भी है। तो नोटबंदी का जो आप बता रहे हैं कि मुद्दा होगा कि नहीं होगा, मुद्दा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का आप जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 14 साल से जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है, अराजकता है, भ्रष्टाचार है, बिजली, पानी, सड़क,
किसान के सामने जो दिक्कत है, उसके खेत को पानी नहीं मिलता, उसके परिवार को पीने का पानी नहीं मिलता, उसके बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती, उसके परिवार को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती, ये कोर इश्यूज हैं। उसकी परिवार के जो बेटियां हैं, उसकी जो स्कूल जाती हैं, उनको सुरक्षा नहीं मिलती। तो ये अहम मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क। जहां तक नोटबंदी की बात करते हैं, निश्चित रूप से अगर गांव के विकास में सबसे बड़ी बाधा है तो भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए ये नोटबंदी का जो फैसला है, पूर्णतः बिल्कुल जमीन तक, नीचे तक लोगों के जहन में उतरा है कि केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। उसकी जो इंटेंशन है वो एकदम स्पष्ट है, उसकी नीयत एकदम स्पष्ट है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यकीनन सर्वे की जमीन पर खड़े होकर आप तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं। संजय पुगलिया जी, हम अब उधर ही आ जाते हैं। आपने आर्थिक क्षेत्र को लेकर बड़ी रिपोर्टिंग की है और अखबारों में काम किया, राइटिंग्स भी आपकी रही, इकोनॉमिक रिफॉर्म इस देश में हुआ, आर्थिक तौर पे चीज़ें संभली गई। बीजेपी जब जिक्र कर रही है नोटबंदी का, हमें दिमाग में आ रहा है व्यापारी तबका, बनिया तबका खास तौर से, उसमें भी जो इनके कोर थे वह बड़े गुस्से में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जुआ खेला गया है राजनीतिक तौर पर। बिल्कुल, मोदी जी ने जुआ जो खेला है, उनका कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है कि अगर मेरा एक परंपरागत वोटर गया भी तो 5 गरीब वोटर मेरे पास आएंगे, और ये परंपरागत वाला भी जाएगा कहाँ, क्योंकि बजट में टैक्स भी कम कर दूंगा मैं, इसलिए उन्होंने ये रिस्क लिया है। लेकिन नोटबंदी का मुद्दा श्रीकांत जी की पार्टी जोर से चलाएगी, इस पर मुझे शक है। अगर ऐसा होता तो 2 जनवरी को प्रधानमंत्री जी उसको विस्तार से बोलते, उसमें बहुत हल्का सा जिक्र किया कि भ्रष्टाचार, काला धन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि नोटबैन वास्तव में इस विवाद में है कि सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो इस मुद्दे पर अकेले पर अब ये चुनाव लड़ने वाले नहीं है, इरादा हालांकि इसी पर लड़ने का था। एक जिक्र आपने किया कि जोर शोर से उठाएगी या नहीं उठाएगी। राजदीप, हमने कोई पोस्टर भी नहीं देखा नोटबंदी पर किसी भी राज्य, किसी भी जगह पर। नहीं, ये बड़ी बात है और मुझे लगता है संजय जी ने जो कहा है बिल्कुल सही है। अगर प्रधानमंत्री चाहते कि नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बनना है, तो लखनऊ की जो रैली हुई 2 जनवरी को, तो उसमें नोटबंदी को नंबर 1 मुद्दा बनाना था। उन्होंने नोटबंदी का जिक्र तब किया जब इंदिरा गांधी की तरह उन्होंने कहा कि वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। लेकिन जो उनका मुख्य मुद्दा था वो विकास का था। कहा कि 14 साल से हमारा वनवास हुआ है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी भी जानती है, मोदी जी और अमित शाह भी जानते हैं कि नोटबंदी पर आप चुनाव नहीं जीत सकते इस समय, क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जो दुविधा में हैं, कई लोगों की परेशानी है। इसको आप नंबर 1 मुद्दा नहीं बना सकते, चुनाव नहीं जीत सकते, इसको विपक्ष मुद्दा बना सकते। सर्वे देखने के बाद भी ये सर्वे देखने के बाद भी देखिए, ये सर्वे में एक है कि, और वहां श्रीकांत जी की बात सही है, लोगों को लगता है कि मोदी जी की नीयत साफ है। लोग कहते हैं नोटबंदी जो हुआ है उनकी नीयत साफ है। सवाल यह है कि लोगों के आम जिंदगी पर परिणाम क्या आ रहा है, और धीरे धीरे जैसे परिणाम लोगों की जिंदगी में आएगा, बुंदेलखंड में आप देख रहे हैं लोग यहां से पलायन हो रहा है, उन सब मुद्दों पर जब ध्यान आएगा तो आप उसको चुनावी मुद्दा नंबर 1 नहीं बना सकते। मैं समझता हूं ये चुनाव लोकल इश्यूज पर, वहां के क्षेत्रीय मुद्दे क्या है, वहां के एमएलए का परफॉर्मेंस क्या है, वहां की सरकार का परफॉर्मेंस क्या है, उस पर लड़ा जाएगा, नोटबंदी पर नहीं। देखिए, बड़ा अच्छा मौका है इस वक्त। हमारे साथ जो जर्नलिस्ट हैं उसमें आधुनिकतम तौर पे डिजिटल की दुनिया आ रही है। संजय पुगलिया जी साथ हैं, टेलीविजन को लेकर राजदीप हैं, प्रिंट के भी हैं, हिंदुस्तान के प्रधान संपादक भी शशिशेखर जी भी आ गए। शशिशेखर जी, आप कुछ विलंब से आए, लेकिन 76% लोगों की राय है नोटबंदी बेहतर है, 58% की राय है मुश्किल तो है, लेकिन 42% कह रहे हैं नहीं नहीं मुश्किल नहीं है। और जो ऑप्शंस निकल कर आ रहे थे उसमें कि किसको कितनी मुश्किल है, या ब्लैक मनी को लेकर सबसे ज्यादा आस है 51% लोगों को कि हाँ कम हो जाएगा। सवाल निकल कर आया, नोटबंदी उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बनेगा, या बनेगा, या इसका लाभ उठाना चाहिए या नहीं उठा पाएंगे। पहले तो देर से आने की एक बात कि मुख्यमंत्री कोई भी हो कम से कम इस उत्तर प्रदेश से जाम को हटाए। मुझे 10 किलोमीटर आने में 52 मिनट लग गए। तो पहली आस तो मेरी ये है कि कम से कम मैं नोएडा में तो अपने घर आ जा सकूं, ऑफिस आ जा सकूं। कोई मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आता, कोई मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आता, क्योंकि मुख्यमंत्री डरता है अगर मैं नोएडा आऊं और कोई उद्घाटन करूं तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। लेकिन बीजेपी के गए मुख्यमंत्रियों सहित सारे मुख्यमंत्रियों ने पिछले 30 साल में, या सीईओ कौन होगा इस पर बड़ा जोर लगाया है। तो मुझे ऐसा लगता है वो आए या ना आए, हमारा आवागमन सुगम करें। अब एक उत्तर प्रदेश वाले की तरह से बात कर रहा हूं। नोटबंदी को मुद्दा बनाने में बीजेपी के सामने सर्टेन दिक्कतें हैं।
50 दिन पूरे होने के बाद पहली बात यह है जो राजदीप जी कह रहे थे कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिस पर लोग यकीन करते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि 50 दिन में दूर हो जाएगा तो लोगों ने उसको वर्बाइटम मान लिया कि 50 दिन में जैसे रामराज्य आ जाएगा। और उस 50 दिन के बाद से उनको ये प्रतिदिन ये लगता है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। हालांकि ईज हुई है चीजें, लेकिन उसके बावजूद तो अगर इस सारे चुनाव को मैं आंकूं तो मैं मुद्दों से ज्यादा मैं इसे व्यक्ति पर आधारित चुनाव कहूंगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा कोई चेहरा नहीं दे रही। मैं सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश चेहरे पर आएंगे। नोटबंदी मुद्दा होगा या नहीं होगा बीजेपी के लिए? नोटबंदी मुद्दा विपक्ष के लिए ज्यादा बड़ा होगा, बीजेपी को इसमें थोड़ा सा लखनऊ पहले सीधे चल रहे हैं। बालकृष्ण, क्या राय है वहां पर? क्योंकि नोटबंदी को लेकर आस तो बहुत है, उम्मीद भी बहुत है, ब्लैक मनी चली जाएगी इसको लेकर भी है। बालकृष्ण, क्या लोगों की राय है इस पर? यह मुद्दा हो जाएगा, बन जाएगा, लाभ मिलेगा बीजेपी को? प्रसून, नोटबंदी को लेकर हम लोगों ने लगातार लखनऊ में कवरेज की और ये देखा है कि लोगों के सेंटीमेंट्स जो हैं, लोगों की भावनाएं हैं, इसको लेकर उसमें लगातार बदलाव होता रहा है। जब नोटबंदी लागू हुई थी तब इस वक्त ऐसा लग रहा था कि सिर्फ यही एक इशू है जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा और यही एक मुद्दा है जो कि चुनाव का फैसला कर देगा। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है चीजें ऐसी नहीं है। नोटबंदी को लेकर पहले नोटबंदी हुई, उसके बाद लोगों को उसको लेकर दिक्कतें हुई और लोगों की धारणा लगातार इसको लेकर बदल रही है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आंटी, सबसे पहले आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि ये जो चुनाव लड़ा जाएगा, जब आप वोट देने जाएंगी, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या नोटबंदी बहुत बड़ा इशू होगा जिसके आधार पर आप फैसला करेंगी? हाँ, हो सकता है, लेकिन नोटबंदी एक इशू नहीं है, खाली और भी इश्यूज हैं। और भी इशू। आपको क्या लगता है कि नोटबंदी जो है वही एक बड़ा मुद्दा है या दूसरे मुद्दे आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे? नोटबंदी को विपक्षी पार्टियों ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और सब फेल हो गए। अगर नोटबंदी गलत होती तो जनता लाइनों में नहीं सड़कों पे होती। कोई सड़क पे नहीं थी। किसी से पूछिए, लाइन में बड़ा परेशानी में हुआ, मगर उसके बाद उसने कहा मोदी जी ने ठीक किया। नोटबंदी बहुत बड़ा एक कारगर हथियार सिद्ध हुआ है। अब आपको लगता है कि नोटबंदी को लेकर लोगों ने जो तकलीफ झेली वो उससे फायदा हुआ है देश को? उसको बहुत फायदा हुआ है देश को और किसी को वो तकलीफ का कोई असर तक नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या नोटबंदी जो है उससे कुछ फायदा हुआ देश को? मोदी जी ने कहा था कि एक साफ सुथरा देश देंगे, उस दिशा में कुछ चीजें आगे बढ़ी? अभी तक तो ऐसा कहीं भी नहीं परिवर्तन दिखता नजर आ रहा है नोटबंदी को लेके। लेकिन कहना ये चाहूंगा कि नोटबंदी को लेके देश ने बहुत बड़ी एक परेशानी उठाई है और एक बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन सत्ता में अगर ये 2017 की बात नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या चुनाव में नोटबंदी ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा या दूसरे मुद्दे इंपॉर्टेंट होंगे? एक तरफ नोटबंदी का ही कई मुद्दा होगा और एक तरफ विकास का ही मुद्दा होगा। विकास के मुद्दे पे भी चुनाव लड़ा जाएगा और विपक्ष जो भी है, जो भी रूलिंग में है, आपने सुना लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि नोटबंदी बहुत बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि नोटबंदी के अलावा दूसरे मुद्दे भी होंगे। तो है बालकृष्ण, एक मुश्किल है क्योंकि हम लोगों ने जो सर्वे किया है उसकी तारीख जो है इस समाजवादियों के झगड़े से पहले किया है। तो लोगों के जहन में ये उठ रहा होगा लखनऊ में, ये झगड़े पर क्यों नहीं पूछ रहे हैं हमसे। हमारे साथ योगेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, नोटबंदी पर लोगों की सहमति अच्छी है, जो सर्वे में निकल कर 76% लोग कह रहे हैं अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो मुश्किल है उसमें 42% लोग का कहना है मुश्किल है, लेकिन 58% कहते हैं जी मुश्किल नहीं है। और ब्लैक मनी को लेकर सहमति, यहाँ इससे ब्लैक मनी दूर हो जाएगी, जो सर्वे का नजारा है। ये इशू बनेगा, प्रभावी होगा, किसके पक्ष में जाएगा? दो अलग सवाल हैं पुण्य। एक तो सवाल ये है कि नोटबंदी पे लोगों की राय क्या है, दूसरा ये इसका असर क्या पड़ेगा। मुझे लगता है कि कम से कम पहले राउंड में प्रधानमंत्री नोटबंदी को देश को बेचने में सफल हुए थे, इसमें कोई संदेह नहीं। अपोजिशन जो भी कहता रहे, 31 दिसंबर के बाद क्या हुआ होगा वो एक अलग सवाल है। मेरे ख्याल से उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी घटनी शुरू हुई है। 31 दिसंबर तक पहला राउंड प्रधानमंत्री ने जीता था जनता को कन्विंस करने में। सवाल ये कि क्या इसका उत्तर प्रदेश चुनाव पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हमने बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखी हैं। हम सब एक साथ पैनल पे रहे हैं। मुंबई में अटैक हुआ था, हमने सोचा था पूरा देश का चुनाव उससे असर होगा। चुनाव आते आते अंततः स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है
और लोग ऐसी घटना को भी अपने राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। समाजवादी पार्टी वाले नोटबंदी को एक चश्मे से देखेंगे, बीजेपी वाले दूसरे चश्मे से देखेंगे। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन अभी जो बीजेपी को एडवांटेज दिख रहा है शुरू में नोटबंदी की वजह से, मेरे विचार से महीना भर आते आते कम से कम न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो राय अलग है, लेकिन मेरे को लगता है नोटबंदी से हम चर्चा खूब करेंगे स्टूडियो में, अगला एक महीना अच्छा मसाला रहेगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। जी शिकाल जी। उसमें देखिए एक स्पष्ट बात आपके सामने चर्चा में निकल कर आ रही है कि जो कोर इश्यूज हैं, डेफिनेटली हमारी सरकार 5 साल की सरकार है केंद्र में, और सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो 5 साल को ध्यान में रखते हुए लिए हैं कि हमको मैंडेट मिला है, हमको अच्छा काम करना है, और जो रिपोर्ट कार्ड है वो लोकसभा चुनाव से पहले हम जनता के सामने रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश का चुनाव परफॉर्मेंस का चुनाव है कि जो वहां अभी तक मुख्यमंत्री रहे उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, और अभी जो युवा मुख्यमंत्री आए 2012 में, बहुत अपेक्षाओं के साथ लोगों ने उनको चुना, लेकिन हर मोर्चे पर वो विफल रहे। डेफिनेटली जो विफलता है उनकी चर्चा का मुद्दा तो है ही है। भाई आपने कहा कि आप पानी देंगे, पानी नहीं दिया। आपने कहा कि आप सुरक्षा देंगे, सुरक्षा नहीं दी। आपने कहा भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, वो आपने नहीं कहा। अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, आपने वो भी नहीं किया। तो डेफिनेटली जो अखिलेश जी की विफलताएं हैं वो बड़ा मुद्दा है ही है। और अच्छी बात है कि चर्चा में ये निकल कर आ रहा है कि भाई कोई मुख्यमंत्री जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उसकी विफलताओं पर यह चुनाव होगा, या उसने अगर कुछ अच्छा काम किया तो उस पर यह चुनाव होगा। तो ये अच्छी बात है। अदरवाइज क्या है कि हर चुनाव को केंद्र की सफलता और असफलता के साथ लोग जोड़कर देखें। यानी वनवास आपको लग रहा है खत्म हो जाएगा? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से सुशासन और विकास का वनवास था, और सुशासन और विकास का वनवास समाप्त हो रहा है, सुशासन और विकास वापस आ रहा है। जब श्रीकांत जी ये कहते हैं, प्रसून जी नहीं, जब ये कहते हैं उनको ये भी लोगों के सामने दिखाना पड़ेगा कि 97 और 2002 में जब बीजेपी की सरकार थी, मिलीजुली सरकार एक बार थी मायावती के साथ, वो सरकार का परफॉर्मेंस क्या था। जब आप आज कहते हैं कि विकास का मुद्दा होगा, लोग ये भी पूछेंगे कि बीजेपी की सरकार जब थी उत्तर प्रदेश में, उस सरकार का क्या परफॉर्मेंस था। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आज भी कल्याण सिंह जी की सरकार को लोग याद रखते हैं। राजदीप जी आप जाइए, थोड़ा उत्तर प्रदेश घूमिए, जो सड़कें बनी थी ना, पक्की सड़कें जो बनी थी गांव में, वो माननीय कल्याण सिंह जी के समय बनी थी। और कल्याण सिंह जी के समय में जो अपराधियों पर जो अंकुश था, अपराधी या तो सूबे की सीमा से बाहर थे या सलाखों के पीछे थे। श्रीकांत जी जब लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा आता है तब मायावती का जिक्र होता है, कल्याण मुझे लगता है कि नहीं, मायावती का जिक्र शायद स्टूडियो में बैठ के होता है, नहीं, जमीन पर सवाल। मायावती जी अब जमीन पर नहीं है राजदीप। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, आपने लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर कल्याण सिंह, मैं मायावती का जिक्र। भाई देखिए, जहां अब परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स है आज की रेट में, बीजेपी जहां है 24 घंटे बिजली है, आप बना नहीं कर सकते। अच्छी सड़कें हैं, आप बना नहीं कर सकते। आप अखिलेश यादव कह रहे हैं वो सड़कें उन्होंने बनाई। 22 घंटे बिजली है आज की तारीख में। शशि जी मुझे नहीं पता, मैं तो विनम्रता से आपसे माफी चाहूंगा। पॉलिटिकल तौर पे नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिजली नहीं थी। नहीं, आप वनवास का जिक्र करते हैं, कांग्रेस 27 साल पुरानी स्थिति जिक्र करती है। खान साहब, शायद मुझे लगता है क्या उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में कहीं नोटबंदी है? क्योंकि पहले सर्वे का पहला सवाल यही निकल कर आया है, या कुछ और सवाल है? खान साहब जी, मैं ये कह रहा हूं कि नोटबंदी जब से प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, लोगों को लगा कि बहुत अच्छा दिन आने वाला है, बहुत गरीबों को भला होने वाला है, किसानों का भला होने वाला है, दिहाड़ी मजदूरों का भला होने वाला है। लेकिन जब 50 दिन बीत गए, 50 दिन के अंदर ही 150 लोगों की मौत हो गई, उस पर किसी ने संवेदना व्यक्त नहीं की। किसान परेशान हो गया, बुआई नहीं कर पाया, दिहाड़ी मजदूर मजदूरी नहीं कर पाया, और जो बाहर के कल कारखानों में लोग मजदूरी करते थे, अमृतसर हो, बॉम्बे हो, कलकत्ता हो, वो लोग वहां से छोड़ के अपने गांव में आके बैठ गए। तो नोटबंदी का जो सपना दिखाया था उसका फायदा हमको रिजल्ट मिला क्या? मेरा 0 रिजल्ट है, और लोगों को परेशानी अलग हो गई। गांव में लोग तरस गए, एक रुपये के लिए तरस गए। ये कहां की नोटबंदी? लोग सोचते थे, आज भी सोचते हैं लोग। नहीं, आप जिन इश्यूज को बता रहे हैं, पुनिया साहब, अगर इसी बात को ले तो ये सारे जो आपके आक्रोश हैं नोटबंदी को लेकर, ये वोट में तब्दील हो जाएंगे? देखिए, उसका प्रभाव पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी अवश्य कह रही है कि नोटबंदी एक मुद्दा होगा अगले चुनाव में। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 31 तारीख को जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया, तो उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना काला धन वो निकाल पाए, भ्रष्टाचार का कम हुआ, आतंकवादी घटनाएं कम हुई, और जो लखनऊ में जनसभा हुई 2 तारीख को, उसमें भी नोटबंदी का जिक्र तक नहीं किया। इसका मतलब है कि
इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण विषय है, मुद्दा है, और वो इलेक्शन में अवश्य इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में नहीं कर पाएगी, बल्कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए सरकार को घेरने में इस मुद्दे का अवश्य इस्तेमाल करेगी। और ये जन आक्रोश जगह जगह पर है, गरीबों में, किसानों में, वो अवश्य इलेक्शन को प्रभावित करेगा और उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी के लिए चलिए, अच्छा आपको नहीं लग रहा है रहेगा। कि ये प्रभावित चीजें होंगी, लेकिन सवाल है सिर्फ नोटबंदी एक मुद्दा नहीं है। इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता से पूछे भी गए और उन्होंने भी खुद कहा भी, नोटबंदी उस फेरिस्त में संयोग से नहीं आता। तो सर्वे में पहले सवाल के साथ पहला राउंड बीजेपी के पक्ष में, या कहें प्रधानमंत्री मोदी के उस दाव के पक्ष में जो शब्द नोटबंदी का है। लेकिन दूसरा सवाल यहीं से शुरू होता है, नोटबंदी क्या वाकई कोई मुद्दा है भी या नहीं है, और अगर है तो कहां पर है, और नहीं है तो फिर कौन से मुद्दे हैं। आइए जरा दूसरा सवाल परख लें, क्योंकि सबसे बड़े मुद्दे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कौन से होंगे ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये फेरिस्त है, चूंकि हमने बताया कि बाकायदा इंटरव्यू किया गया और उस इंटरव्यू में उन्हीं से पूछा गया कौन कौन से मुद्दे उनके जहन में आते हैं। ये देखिए, ये है सूची। 45% लोग डेवलपमेंट, विकास, इसको मानते हैं। 18% वही सड़क, पानी, बिजली, रोजगार। 6% सरकार में ही बदलाव चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि ये सरकार रहे, यानी समाजवादियों को। करप्शन 4%, एजुकेशन, शिक्षा 4%, महंगाई 3%। और ये स्थिति आती है, बार बार जिक्र कानून व्यवस्था का भी होता है, तो इस फेरिस्त में लिस्ट कानून व्यवस्था की भी आई। 3% लोग कानून व्यवस्था को मानते हैं। किसान कहीं टिक नहीं रहा, जिसका जिक्र बार बार होता है, 1% सिर्फ। और स्वास्थ्य जो है 1%। ये एक स्थिति है कि किस रूप में कौन सा मुद्दा है। जूही सिंह जी, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। मुद्दा अगर डेवलपमेंट सबसे बड़ा हो चला है जूही सिंह जी, तो क्या यह माना जाए कि जिसका जिक्र अखिलेश बार बार कर रहे हैं कि हमने देखिए सड़क बना दी, हमने मेट्रो चला दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बिजली ला दी, यह मुद्दा जनता पचा नहीं पा रही है? जूही सिंह जी। प्रसून जी, ये जो बातें आप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं, साथ में ही हमने समाजवादी पेंशन भी दी, लैपटॉप भी वितरण किए, कन्या विद्या धन भी दिया, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया। तो एक सामूहिक विकास किया और सामंजस्य बैठाने की कोशिश की, सोशल सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में। जनता में हम अपनी योजनाओं को लेकर जाएंगे और उन तक अगर बात नहीं पहुंच पाएगी तो अभी भी समय है, हमारे कैंडिडेट्स पहुंचाएंगे। लेकिन हम शुरू से इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और लड़ रहे हैं, क्योंकि विकास ही और डेवलपमेंट ही हमारे लिए, चाहे वो सोशल सेक्टर का हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वही एक मुद्दा है। और उत्तर प्रदेश में आप सही कह रहे हैं, वही एक मुद्दा वास्तव में जनता समझेगी भी। तो आपके लिए सबसे बड़े खलनायक के तौर पर सामने कौन नजर आ रही हैं, मायावती, बीजेपी या मुलायम सिंह यादव? देखिए, मायावती जी का तो कोई मुद्दा है नहीं, वो नकारात्मक ढंग से चुनाव लड़ रही हैं, कमरे में बैठकर चुनाव लड़ती हैं और वो वोट भी नकारात्मक ही मांग रही हैं। कोई सकारात्मक पहल उनकी तरफ से मुझे दिखाई नहीं दी। बीजेपी अभी बहुत मैक्रो लेवल पर बात कर रही है, जमीन पर आए, उत्तर प्रदेश के मुद्दे बताएं, उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने क्या किया है। 73 सांसद है और वो क्या करेंगे, जनता को समझाएं, फिर जनता अपना खुद में मन बनाएगी कि किसको वोट देना है। और नेताजी पे मैं कोई ना टिप्पणी करना चाहती हूँ, ना करूंगी। हम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और विकास के मुद्दे पर जो काम उन्होंने किए हैं, सारे सेक्टर्स में किए और उनकी एक जो सोच है उसके तहत चुनाव लड़ रहे हैं। पुनिया जी, आप लोग इंतजार कर रहे हैं, झगड़ा संभले सलटे तो आप साथ आके खड़े हो जाएं। किसके? आपसे। पुनिया जी, आप ही से पूछ रहे हैं, समाजवादी के साथ आप खड़े हो जाएं। देखिए, चर्चा तो बहुत दिन से चल रही है, मीडिया में जरूर चल रही है। मुझे आज तक कोई कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान नहीं सुना जिसने ये कहा हो कि हम समाजवादी पार्टी से समझौता करना चाहते हैं या कोई बातचीत चल रही है। ये सब हवाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है जमीनी। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मेहनत की है, राहुल गांधी जी की यात्राएं हुई हैं,
27 साल यूपी बिहार की यात्राएं चली हैं, तो जनसंपर्क व्यापक किया है और उसी के आधार पर हम सारी की सारी 403 सीटों के ऊपर तैयारी कर रहे हैं और उसी हिसाब से कल से कैंडिडेट का सिलेक्शन और उसका जारी करना भी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी तरह से कोई प्रस्ताव नहीं था, ना कोई इस तरह का पहल थी कि समाजवादी पार्टी के साथ में या किसी अन्य दल के साथ में कांग्रेस पार्टी समझौता कर रही हो। इसका मतलब आप लोग का डबल वनवास इसीलिए है कि तालमेल नहीं हो पा रहा है ना। आज शीला दीक्षित से हमारे संवाददाता ने पूछा तो उन्होंने बोला हम तो तैयार बैठे हैं, बस फैसला लेने की देरी है। यानी समाजवादी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप लखनऊ में हैं, वो दिल्ली में है, तालमेल गड़बड़ाया हुआ है। नहीं, तालमेल बिल्कुल नहीं है और मैं जहां तक समझता हूं, जो मुझे जानकारी है, कोई किसी तरह की बात नहीं है और आगे का समय तो कौन बता सकता है, लेकिन आज की स्थिति में बता सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का मत यही है कि सारी की सारी 403 सीटों पर अपना चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। पूरा विश्वास के साथ में हम इलेक्शन में उतर रहे हैं और सभी जगह चुनाव लड़ेंगे। हम इस सवाल को जरा सा और एक बड़ा कैनवास देते हैं। बीजेपी चेहरा नहीं ला रही है। एक सवाल जनता से यह भी पूछा गया कि क्या बीजेपी को अपने सीएम कैंडिडेट को ले आना चाहिए? और देखिए 69% लोगों की राय है लाइए भाई, चेहरा सामने तो लाइए। 24% की कोई राय है नहीं। ये एक स्थिति है बीजेपी को लेकर और 7% लोगों ने सिर्फ कहा कि नहीं, इसमें कोई हमारी रुचि नहीं है। योगेंद्र यादव जी, क्या ये जुआ फिर बीजेपी खेल रही है, चेहरा नहीं लाकर सामने? मैं समझता हूं चेहरा ना लाना बीजेपी की आमतौर पे पॉलिसी रहती है कि वो चेहरा लाते हैं और बीजेपी आमतौर पे कांग्रेस से सवाल पूछती रही है, दूसरी पार्टियों से सवाल पूछती रही है कि भाई आप चेहरा क्यों नहीं लाते। तो अगर चेहरा नहीं लाते तो किसी ना किसी तरह से कमजोरी का, असमंजस का ही परिणाम होगा। मेरी ज़्यादा दिलचस्पी चेहरे की बजाय मुद्दों में है। जो आपने कहा, मुद्दे बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश में आज कोई विशेष ना भ्रष्टाचार मुद्दा बन रहा है, ना अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा बन रहा है, ना किसान की बदहाली मुद्दा बन रहा है, तो ये एक तरह से विपक्ष की राजनीति का जो खोखलापन है। ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है, ये सब बिल्कुल सीरियस मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष ऐसे किसी मुद्दे को मुद्दा बनाने में असमर्थ है और जो लोगों के जमीन के मुद्दे हैं वो चुनाव की राजनीति में नहीं आ रहे हैं। ये मुझे लगता है ज्यादा चिंता और गहन बात का मुद्दा बनना चाहिए। बाला, वहां क्या लोग कहते हैं, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है लखनऊ में? आइए हम सीधे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप मुद्दे की बात करें लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, तो सबसे बड़ा मुद्दा लोगों की चर्चा के समय समाजवादी पार्टी का जो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का झगड़ा ही है। लेकिन हम लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब वो वोट देंगे तो क्या चीज सबसे ज्यादा उनके जहन में होगी। आप बताइए, जब वोट देने जाएंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी आपके लिए? निश्चित तौर पे वोट देने के समय आज का युवा वो विकास चाहता है, रोजगार चाहता है और सुंदर और स्वच्छ प्रशासन चाहता है। मतलब वो चाहता है, आप सोचते, आपका कहना है कि विकास जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा आपके लिए। आपको क्या लगता है, क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा जब आप चुनाव, आज घोषणा हो चुकी चुनाव की, वोट देने जाएंगे, सब जिस चीज के आधार पर आप फैसला करेंगे किसको वोट देना है, वो क्या होगा? हमारा मुद्दा विकास रहेगा, जो हमारी समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया पूरे उत्तर प्रदेश का। आप बताइए। हमारा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, विकास रहेगा और एजुकेशन रहेगी, जो कि लॉ एंड ऑर्डर इस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी खराब है। आप आए दिन देखते हैं कि यहाँ रेप, वहाँ मर्डर। तो मेरा मेन मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर और विकास रहेगा। क्या नोटबंदी या समाजवादी पार्टी के परिवार का जो झगड़ा है ये मुद्दा नहीं है? नहीं, ये तो सबसे मुख्य मुद्दा है। नोटबंदी से आम जनता, जैसे मेरे सवाल में पूछे, आप लोग जितने यहाँ पे हैं, नोटबंदी से इतना कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक तरह से जो गंदा पैसा था वो सारा नष्ट हो चुका। आपको क्या लगता है, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी के चुनाव में? जब आप वोट देने जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी आपके लिए? शासन, शिक्षा, रोजगार, जो उत्तर प्रदेश में नस्तो नाबूद हो चुका है। किसी भी कार्य को, विकास को जो धरातल पे नहीं उतारा गया है, सिर्फ आप बताइए। आप स्टूडेंट रोक रहे हैं संजय जी, बाला जरा सा रोक रहे हैं संजय जी। इसका मतलब है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा है उत्तर प्रदेश, यही लोगों के जहन में मुद्दा है। बिल्कुल, ये तो एक मुद्दा ही। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि शुरू के 2.5-3 साल में जिस प्रकार का शासन रहा एसपी का, और हम कहते रहे कि ये तो निपट जाएंगे, उसके बाद अचानक हम लोगों को एक जो नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने कोई विकास कर लिया, कोई काम कर लिया, अखिलेश एक नई डील सामने रख रहे हैं और उसको हम लोग जोर से खरीद रहे हैं, तो ये बड़ा मुझे विरोधाभासी लगता है। आपको लग रहा है कि ये 6 महीने का झगड़ा जो है
इसी को मुद्दा बना देनी चाहती है। हाँ, कि आपके कहने से एंटी इनकम्बेंसी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। पास्ट का बैगेज आप मुलायम सिंह जी का, शिवपाल चचा का छोड़ देंगे, आप भविष्य के चेहरे बनकर के आगे निकल जाएंगे। ऐसे थोड़ी पब्लिक बेवकूफ बनने को तैयार होती है। क्या राजदीप, मुजफ्फरनगर का दंगा, सैफई में नाच गाना, हाईवे पर रेप कांड, ये सब कहराना, ये सब याद आएगा लोगों को? बिल्कुल आएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अखिलेश ने कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चाल खेली है और कहा है कि ये जो भी विफलताएं हैं वो शिवपाल की वजह से है, वो पुराने समाजवाद है, मैं नया समाजवाद ला रहा हूं। और अगर वो गठबंधन कर पाए, हालांकि पूनिया जी ने कहा है कि कोई गठबंधन की संभावना नहीं, अगर वो कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल से करते हैं तो फिर वो एक नया चेहरा लेके कि मैं एक नया गठबंधन लोगों के सामने ला रहा हूं। और ये भी कहना कि अखिलेश ने कुछ नहीं किया है, ये भी गलत होगा। लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर जो किया है लखनऊ और उसके इर्द गिर्द लोगों में चर्चा है कि अखिलेश ने बहुत किया है। गांव में जाए तो ऐसा नहीं लगता कि कोई उन्होंने उत्तर प्रदेश का चेहरा बदला है। तो अखिलेश की लोकप्रियता जो है वो ज्यादातर कभी कभी मुझे लगता है मीडिया में है और चर्चा में ज्यादा है। जनता में कितनी है, कोई वेव है क्या अखिलेश के लिए, इस पर अभी सवाल है। लेकिन हां, अगर वो शिवपाल को दूर रखते हैं, मुलायम सिंह जी को दूर रखते हैं, तो हां वो जनता के सामने जा सकते हैं। और खास करके युवा वोटर के साथ उनका एक कनेक्ट है, इससे आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अखिलेश का युवा वोटर के साथ एक कनेक्ट बन रहा है, इसीलिए बीजेपी को लाभ हो रहा है। ये जो मैं कुछ बातों से असहमत हूं। दो बातें बहुत साफ है। पहली बात यह कि परसेंटेज के चुनाव में अखिलेश बहुत निखर कर सामने आए हैं, सिर्फ मीडिया की बातचीत नहीं है। और सारे परिवार के झगड़े ने, वो जो ये कहा जाता था कि 4.5 मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें आधे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, तो जब वो सामने आए और उन्होंने कहा कि जब आपने तलवार दी है तो मैं तलवार चलाऊंगा, उत्तर प्रदेश ने मोदी को भी क्यों पसंद किया था? उनको लगा था कि एक ऐसा नेता है जो बोल रहा है और जो बोल रहा है वो करके दिखाएगा। एक पास्ट था उनके साथ। लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जितनी तेजी से उन्होंने बनाई, इसके अलावा कुछ उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो मीडिया में चर्चा के विषय नहीं बने। उनका लैपटॉप तो आया चर्चा में, लेकिन 1.5 करोड़ थालियां बांटी जिसमें उनका फोटो लगा हुआ था, जो कि मिड डे मील में बच्चे खाना खाते हैं। उन्होंने लगभग 50-60 हजार महिलाओं को इन 2 सालों में जगह जगह हर जिले में सम्मानित किया उनके अच्छे कामों के लिए। और वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे 2-3 सालों से, अगर कोई ये कहता है कि वो लड़ाई की एक रास्ता बना रहे थे, तो हो सकता है वो ऐसा कर रहे हो क्योंकि अफसर उनकी सुन नहीं रहे थे। शुरू में पार्टी उनकी सुनती नहीं थी, पिता उनको डांटते थे पब्लिकली, तो वो एक ही रास्ता बना सकते थे जिसको धीमे धीमे वो गुनते गए। एक विकास पुरुष की इमेज वो बना रहे हैं। लेकिन यहां ये स्पष्ट है कि अगर पार्टी फिर एक हो जाती है, अगर पार्टी फिर कहती है, अगर 2 कैंडिडेट नहीं लड़ते हैं और पार्टी में 2-3 लोग पीछे चले जाते हैं, तो अखिलेश बहुत बड़ा एडवांटेज लेकर उभरे। हम बीजेपी से आए, लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे। बुंदेलखंड में पहले क्राइसिस पैदा कर दो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मत लेके आओ, बाद में वहां सामान बंटवा दो। उत्तर प्रदेश में पहले अपराध का बोलबाला कर दो, फिर बताओ हम बहुत साफगोई के साथ हैं, बड़े साफ हैं। जनता पर असर पड़ता है क्या? देखिए, बुनियादी चीज अगर आप देखें, जैसे नीतीश कुमार का पहला राज था, जो व्यक्ति बिहार में जाता था उसको आंख से दिखता था कुछ बदलाव हुआ है। वैसा कुछ तो उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। वैसे सरकारें दोबारा जीत के आती हैं, कम से कम उस तरह का तो कुछ दिखाई नहीं देता। आपने जितने भी चीजें गिनाई वो वाकई मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश में जो किसान की स्थिति है, जो विकास के बाकी सवाल आप देख लीजिए, वहाँ पे आपने सैफई गिनाया, मुजफ्फरनगर के तमाम तरह के मुद्दे गिनाए, सब मुद्दे हैं, मुद्दे होने चाहिए। मुझे बार बार यही लगता है कि वहाँ का विपक्ष जो लोगों के ज़मीनी मुद्दे हैं उसको उठा के उसे जनता तक ले जाने में असमर्थ रहा है। और अगर चुनाव के आखिरी 2 महीने में मुख्यमंत्री का चेहरा और अब वो कैसे बदल गए हैं, अब वो अपने चचा की बात नहीं मानते, सब बनते हैं, इसका मतलब प्रसून जी ये भी है कि बीजेपी ने, जैसे आपने कहा, कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं रखा। अगर आपके पास कैंडिडेट नहीं है तो लोग कम से कम अखिलेश तो है। कैंडिडेट से पहले एक बात और कहना, जवाब ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, श्रीकांत जी जवाब दे। क्यों नहीं चेहरा रख रहे हैं? सवाल हो गए, श्रीकांत जी सारे सवालों का जवाब देने में सक्षम है। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूं। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये सारे मुद्दे बातचीत के मुद्दे रह जाएंगे स्टूडियो में। असल चुनाव तो जाति पर लड़ा जाएगा और गठबंधनों पर। अभी आप सर्वे को रहने दीजिए थोड़ा जीवित।
चेहरा इसीलिए नहीं रख रहे हैं, ये मुद्दे पनपते रहे। शशि शेखर जी का कहना है कि थाली माने विकास। देखिए प्रसून जी, आपका सिर्फ सवाल है, बाकी पैनल का भी सवाल है। और जैसे योगेंद्र जी ने कहा, हर चुनाव में हम अपना चेहरा नहीं देते हैं। महाराष्ट्र में नहीं दिया, हरियाणा में नहीं दिया, झारखंड में नहीं दिया। तो जहां जैसी परिस्थितियां होती है उस हिसाब से पार्टी अपना फैसला लेती है, नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में हमारा चेहरा सुशासन विकास है। नंबर 3, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जहां थाली की बात हो रही है, वो थाली शेखर साहब इतनी घटिया स्तर की थाली थी कि उसको कोई खा नहीं सकता। बासी थाली, मतलब जिसमें कीड़े निकल रहे हैं, वो भ्रम फैलाने की। एक मिनट, खाने में कीड़े निकल रहे हैं, थाली में थोड़ी निकलते हैं। जो भोजन दिया जा रहा है ना, आप अल्टीमेटली भोजन की बात कर रहे हैं ना, थाली का मतलब भोजन, जो आपने बुंदेलखंड की बात जो कर रहे हैं। नंबर 1, आपने वो फोटो वोटो जो भी डाला है वो अलग बात है। नंबर 2, आप मिड डे मील की बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये कोर्ट की टिप्पणी है कि अखिलेश सरकार बेसिक प्राइमरी पाठशाला में टाट पट्टी नहीं दे पाई। ये कोर्ट की टिप्पणी है कि ऐसी सरकार का रहने का क्या वजूद है कि जो चिकनगुनिया, मलेरिया के लिए लोगों को दवा नहीं दे सकती। तो अखिलेश जी का जो विकास का ढोल है, उसकी पोल तो ये टिप्पणियां ही खुलती है। नंबर 1, अगर वो आश्वस्त होते अपने विकास को लेकर, तो शेखर जी आज वो उत्तर प्रदेश में घूम रहे होते। उनको लग रहा है कि उनकी सत्ता में वापसी नहीं है, इसीलिए परिवार की जो पार्टी है उस पर कब्जा कर लो। तो उनका अपना एजेंडा बदल गया है, और अगर उनके पास इतना कुछ बताने के लिए है तो उनका रथ 1.5 किलोमीटर से आगे भी नहीं जा पाया। क्यों जाम हो गया? क्योंकि उस पर जवाहरबाग कांड है, उस पर बुलंदशहर का कांड है, उस पर जिस तरह से बरेली के अंदर एक इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा की हत्या हो गई वो है, कुंडा के अंदर एक सीओ थे जिया उलक, उनकी हत्या हो गई, मुजफ्फरनगर के अंदर एक 8 साल का बच्चा था समी, उसके गुंडों ने उसको मार दिया, विधानसभा के अंदर 1100 बार गुंडों ने पुलिस को मारा है। ये आंकड़े मेरे नहीं है, विधानसभा के हैं। जवाहरबाग के अंदर आपने पुलिस के लोगों के हाथ बांधकर वो राम वृक्ष जो विश्व वृक्ष बन गया उसके सामने छोड़ दिया। आपको मालूम था ना, 60 बार आपको जानकारी मिली खुफिया विभाग के माध्यम से, क्योंकि श्री अखिलेश जी सुनिए, नहीं भूला कोई नहीं है साहब, नहीं भूला कोई नहीं। जमीन पर सबको याद है, जिसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है उन माँ बाप को पता है कि मेरी बेटी ने ये सब कुछ जब बताया जा रहा है तो आपका दिल धड़कता है कि झगड़ा ही अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं धड़कता है। आप केवल इनको बोलने दे रहे हैं इसलिए धड़कता है। ये बिल्कुल भी पता करके नहीं आए हैं। पहले ये थाली के बारे में गलत कहेंगे, फिर हाई कोर्ट के बारे में गलत कहेंगे, और इनकी शुरुआत ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना से होगी। तो मतलब अगर इन्हीं को बोलना है तो यही बोले। मेरा दिल बिल्कुल नहीं धड़क रहा है। मैं केवल अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहती थी, अब ये बोले और यही बोलेंगे। नहीं, प्रोटेस्ट नहीं, मैंने सफाई भी दीजिएगा जो कुछ हुआ। अपना जवाब तो दे दीजिए, जो इन्होंने श्रीकांत जी ने 5 मुद्दे कहे आपसे। इतना नाराज सफाई हम जनता को देंगे ना, जब ये भी तो जनता ही सुन रही है, देख रही है, इसलिए कि 10 मिनट से ये बोल रहे हैं। नहीं, आपकी नाराजगी से लगता है कि आपके पास जनता से जुड़े मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। मतदाता आपकी सूची में नहीं है मैडम, क्योंकि मतदाता ने 2012 में आप पर भरोसा किया था। आपने मतदाता के साथ विश्वासघात किया है। एक मिनट आप फिर बोलिए। अब आप जवाब आप उनकी बातों का जवाब दीजिए, बजाय ये कहने के। नहीं, सिंपल बात है कि बोलिए, मुस्कुरा के बोलिए, लेकिन बोलिए। समय तो मुझे दे नहीं रहे हैं, वो 20 मुद्दे गिना रहे हैं, और जहां तक मेरा है कि ये शुरुआत से कह रहे हैं इनको मिड डे मील में थाली बांटी जा रही है कि पैकेट बांटा जा रहा है, ये नहीं पता। हाई कोर्ट ने टिप्पणी क्या की थी, केंद्र सरकार का पैसा कब आया था, वो डेंगू पर टिप्पणी थी, चिकनगुनिया पर नहीं थी। दूसरी बात, तीसरी बात, ये कानून व्यवस्था के बहुत सारे मुद्दे गिना रहे हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट में कानून व्यवस्था में हमेशा कहीं ना कहीं कोई घटनाएं होती हैं। मैं दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये केवल उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं। उस पर हम काम कर रहे हैं और नियमित रूप से कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने हाथ बांधकर, एक बहुत ही ड्रामेटिक तरह से, जैसे बीजेपी कहती है, हाथ बांधकर हमने लोगों को वहां पर सुसाइड करने के लिए भेज दिया, जबकि हमारे पास बहुत वार्निंग थी। हम ये इनसे पूछ रहे हैं कि इनके कहने पर बहुत सारे केसेस सीबीआई को रेफर हुए हैं, उनकी क्या स्टेटस है, बीजेपी क्यों उनको रोकी हुई है? अगर इतने गुनाहगार समाजवादी पार्टी है तो इनकी चार्जशीट्स कहां हैं? इन्होंने कौन सी पॉलिसी, कौन से 77 गांव में कुछ करके दिखा दिया? 73 तो इनके सांसद ही हैं। हम गांव ही बता दें, ये नाम बता दें, कम से कम पढ़ के आया करें इस पैनल पर। और जब दूसरा व्यक्ति जवाब देना चाहता है तो उसकी झुंझुलाहट नहीं है, उसको समय चाहिए होता है जवाब देने के लिए। खान साहब, एक
एक कमेंट आप भी कर मैं दीजिए, ये क्या है मैं मुद्दा अपने सबसे बड़ा comment यूपी का? मानती हूँ। खान आप साहब, लोग मानते होंगे तो सर्वे का जो हिस्सा आप देखने के लिए बेचैन है, उससे पहले यह बतला दें कि दरअसल ये सर्वे 12 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच किया गया। और यह भी बता दें कि इंडिया टुडे के साथ एक्सिस माई इंडिया मिलकर सर्वे किया गया। 8,480 लोगों से सीधे बातचीत हुई, यानी इंटरव्यू के फॉर्म में यह पूरा का पूरा निकल कर आया। अब सवाल है कि मुद्दों से इतर अगर सारी चीजों को ले आया जाए तो वोट किसके हिस्से में कितना पड़ेगा, कितने फीसदी वोट किसे मिलेंगे, इस पर हर की नजर है। उसे हम सीटों में भी तब्दील करेंगे, लेकिन आइए पहले देख लेते हैं कितने फीसदी वोट किसके हिस्से में। और जिस बात को लेकर हर पार्टी दावा कर रही है कि सत्ता में वो आएगी, कोई कहता है 300 से ज्यादा, ये देखिए बीजेपी नंबर 1 पे 33% वोट के साथ, बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों 26%, कांग्रेस 6%, अन्य के हिस्से में 9% है। अन्य में बाकी छोटे दल या निर्दलीय ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ा अंतर है, और ये इतना बड़ा अंतर है, आप कह सकते हैं 7% का अंतर उत्तर प्रदेश में, जहां बहुकोणीय मुकाबला होगा, उसमें ये बहुत मायने रखता है। और खासतौर से तब जब आप पिछली सत्ता को अगर देखें तो उसको 29% वोट के साथ सत्ता में आ गई थी। ये उस दौर की बात है, 2012 का जिक्र कर रहे हैं हम। लेकिन इससे हटिए अगर 2014 याद कीजिएगा तो 42% बीजेपी को वोट मिले थे जिस समय लोकसभा के चुनाव होते, उससे कम हो रहा है। लेकिन इसको अगर अलग अलग हिस्सों में बांट दें, यानी उत्तर प्रदेश को अगर कई हिस्सों में बांट के देखा जाए, कई हिस्सों में बांटने का मतलब बहुत साफ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सेंट्रल उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का इलाका, ये हमने 4 हिस्सों में बांटा है। यहां पर जितनी सीटें हैं वो आपके सामने हैं, 167 पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में 19 सीटें, मध्य उत्तर भारत में 81 सीटें, और सेंट्रल में वेस्टर्न यूपी में 136 सीटें। यह है उसका परसेंटेज जो अलग अलग जगहों पर, यानी कौन सा राजनीतिक दल कहां सबसे ज्यादा मजबूत है। बुंदेलखंड के इलाके में बीजेपी अपने घेरे में सबसे ज्यादा 38 है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए बाकी सारे राजनीतिक दल बीजेपी के सामने किसी भी हिस्से में टिक नहीं पा रहे हैं। यह एक स्थिति है, और इन स्थितियों को अगर हम लोग सीटों में कन्वर्ट करना शुरू करें कि बीएसपी एसपी को कितनी सीटें मिलेंगी, बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी, कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी, ये चारों हिस्से दिखाते हुए अगर सीट में आए तो क्या एक वाकई बड़ा मार्जिन आने वाला है। हम आपको अब उस दिशा में लिए चलते हैं कि कितनी सीटें, 403 सीटें हैं, कितनी सीटें मिलेंगी बीजेपी को, कितनी बीएसपी को। और यह है आपके सामने की स्थिति जो बतला रहे हैं कि बीजेपी 206 से 216 तक, बीएसपी परसेंटेज वोट लगभग एक बराबर है, लेकिन समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें, 92 से 97 सीटें मिल रही हैं, और दूसरी तरफ बीएसपी को 79 से 85 के बीच में सीटें मिल रही हैं। ये एक स्थिति है। कांग्रेस अपने बूते लड़ रही है, अकेले लड़ रही है, 2 डिजिट में भी कांग्रेस नहीं पहुंच पाएगी, यानी जिक्र जिसका बार बार हो रहा है। श्रीकांत जी, क्या ये उल्लास का वक्त है, उत्साह का वक्त है? जिस जमीन पर खड़े होकर आप जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी की पहुंच और पकड़ हर जगह है, ये उसी सर्वे उसी दिशा में जा रहा है, या इससे भी आगे सोच रहे हैं? जी, आपका सर्वे आया है, सर्वे और लोगों के भी आते हैं जी, लेकिन हमारा जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आकलन होता है जी, 17,000 किलोमीटर हमारे 4 रथ जो थे वो पूरे प्रदेश में 403 जो हमारी विधानसभा उन सब में गए। मेरे प्रदेश के मंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक ने सभी वहां अपनी हिस्सेदारी उस यात्राओं में रखी, और उसका जो आपने परिणाम देखा, जो हमने 2 तारीख को लखनऊ के अंदर जो रैली की थी, उसमें अपार जनसमूह। तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है, और हमारा जो आकलन है उसमें 300 कमल लेकर हम विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा था, और हम लगातार कह रहे हैं, अब लड़ाई भुआ और बबुआ में नेता प्रतिपक्ष की है। अगर इस सर्वे का ही जिक्र कर लें, 2014 में 42.63% वोट आपको मिले थे, लगभग 10% कम भी हो रहे हैं, संतुष्ट हैं? देखिए, जब राज्य का चुनाव होता है और केंद्र के चुनाव होते हैं तो उनमें योगेंद्र जी भी बैठे हैं, 4.5-5% की थोड़ी डेफिनेटली एक कमी रहती है। लेकिन आप पिछली बार देखें तो 28% पे भी लोगों ने 200 करीब 24 सीटें प्राप्त की हैं, तो हमारा परसेंटेज तो बहुत आगे है। आप मान रहे हैं 300 प्लस। हम इस पे विश्लेषण करवाएं, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे समाजवादी पार्टी, जूही सिंह जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? समाजवादी पार्टी सिर्फ 26% वोट के साथ
जो उसकी अपनी स्थिति है वो 90-95 सीट के इर्द गिर्द है। चलिए, उन तक आवाज जाती है, पहुंचती है। जोगेंद्र जी, अब इस पे आए। क्या राज्यों के चुनाव में जो लोकप्रियता का चरम था 2014 बीजेपी ने देख लिया और अब वो वापस आ रही है, और वाकई ये क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पे क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव है, क्योंकि कोई चेहरा बीजेपी का है नहीं, और चाहे अनचाहे किसी नेता का नाम किसी राजनीतिक दल ने नहीं लिया, सबके निशाने पर एक ही शख्स है और नाम है प्रधानमंत्री मोदी। श्रीकांत जी, एक तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव में जिस तरह की पराकाष्ठा हो सकती है एक पार्टी की, वैसी विधानसभा चुनाव में तो होती ही नहीं है। और अगर बीजेपी को 33% आ जाए तो बीजेपी के लिए सचमुच एकदम सेलिब्रेट करने का मौका है। 7% की लीड कोई छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। लेकिन मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। अपने पूर्व जन्म में जब मैं काम किया करता था, उस वक्त मैं काफ़ी झगड़ता था नेताओं से कि आप आंकड़ों से झगड़ा क्यों करते हैं। तो मैं झगड़ूंगा नहीं, मैं केवल 2-3 प्रश्न आपके पास छोड़ता हूँ। कल ही एक दूसरा रीजनेबली विश्वसनीय पोल आया है। हम यहाँ बैठ के फैसला करें कि इन दोनों में से कौन सा मुझे पसंद है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। सही है। कल जो पोल आया है, जो फिर विश्वसनीय है, वो कहता है कि सपा 3% से आगे है। वो कहता है 30% सपा को, 27% बीजेपी को और 22% बसपा को। इसे ध्यान में रखें। दूसरा, मैं चाहता हूँ एक चीज़ को आप ध्यान में रखें। अमूमन पिछले 15 साल में उत्तर प्रदेश में जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं, आप जाके चेक करवा लीजिए अपने रिसर्चर ने, उसने हमेशा और हमेशा बीजेपी को ओवर एस्टिमेट किया है। इसके प्रति बहुत सावधान रहिए। उत्तर प्रदेश में आप चेक करवा लीजिएगा, अगर पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में 50 भविष्यवाणियां हुई हैं, उनमें से 40 या 45 में बीजेपी जहां थी उससे ऊपर दिखाई देती है। उसका कारण है बदमाशी नहीं है उसमें कोई भी, एक खास तरह का वर्ग सामान्य सर्वे में ज़्यादा आ जाता है, और वो चूंकि बीजेपी को सपोर्ट करता है, इसलिए उसकी आवाज़ हमेशा थोड़ी ऊंची आ जाती है। बीएसपी की आवाज़ हमेशा थोड़ा दब जाती है सर्वेक्षण में। इसका आप ध्यान रखिएगा। और मैं समझता हूँ, इससे मैं मोटे निष्कर्ष दोनों सर्वेक्षण मिला के समझता हूँ कि बीजेपी सन 2012 की स्थिति से बहुत उबर गई है, 2014 के कहीं भी नज़दीक नहीं है। नंबर 2, कांग्रेस की वापस आने की कोशिश सफल नहीं हुई है, वो खेल से बाहर है। नंबर 3, सपा के खिलाफ असंतोष है, लेकिन असंतोष उस तरह का नहीं है जहां पहले से मान के चलते हैं कि ये तो दौड़ से बाहर हो ही गए हैं। बसपा के बारे में किसी भी सर्वेक्षण के आधार पे बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा सर्वेक्षण ने बसपा के साथ अन्याय किया है, उसको कम करके आंका है। मेरा मोटा मानना यह है कि अभी भी कांटे की टक्कर है, और अभी भी शहरी लोग आपके नहीं समझ पाते हैं बीएसपी दलित फैक्टर। देखिए, आमतौर पर सर्वे नहीं पहुंच पाते। सर्वेक्षण में आमतौर पे होता यह है कि आप जितना जल्दी तुरंत फुरत सर्वे करें, उतना आप ज़्यादा शहरी और ज़्यादा जो लोग सक्षम हैं, समर्थ हैं, उनकी बात ज़्यादा रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम एक मिनट, गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, समाजवादी पार्टी 100 से नीचे है सर्वे के मुताबिक, और बीजेपी 200 से ज्यादा है सर्वे के मुताबिक। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? समाजवादी पार्टी आवाज 100 से नीचे फोन अब सर्वे के मुताबिक, और बीजेपी 200 से ज्यादा है सर्वे के मुताबिक। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? प्रसून जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे पास आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपकी आवाज बहुत साफ आ रही है और बुलंद भी है। आप लोग 100 से नीचे हैं, बीजेपी 200 से ऊपर है। प्रतिक्रिया दीजिए। आवाज, हाँ प्रसून जी, मैं टीवी से सुन के बोलता हूं। मैं अभी सुन रहा था सबके कमेंट्स। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो योगेन जी ने भी अभी एक बात कही कि बहुत ही प्रतिष्ठित एक सर्वे की जो एजेंसी है और चैनल है, उन्होंने अभी कल ही दिखाया कि समाजवादी पार्टी जो है उसको सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट मिल रहा है, और उसके अलावा सबसे ज्यादा सीटें भी समाजवादी पार्टी की आ रही हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले साल भी जब सर्वे आए थे तो समाजवादी पार्टी को किसी भी सर्वे ने जो है बहुमत नहीं दिया था, लेकिन हम लोगों की बहुमत की सरकार बनी और सारे सर्वे गलत हुए। और देखिए, लाइटर नोट पे मैं ये भी कहूंगा कि चैनल्स के लिए भी ये एक दिवाली का समय जैसे होता है वो है, तो मैं किसी की दिवाली नहीं खराब करूंगा। ये आपका हक है कि आप जो है अपने सर्वे दिखाएं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ इतना जरूर कहता हूं कि जितनी राजनीति हमने देखी है कि अखिलेश यादव जी ने इतना काम किया है, इतना विकास किया है उत्तर प्रदेश में पिछले 4.25 सालों में,
और मैनिफेस्टो के सारे वादे पूरे किए हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार दोबारा बनेगी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी बात, मैं बहुत दो अहम बातें कहना चाहता हूं कि आप ही की सर्वे से यह साफ है कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की पहली पसंद है। अरे ये तो हमने बताया ही नहीं है, आपको कैसे पता है कि ये जो पर्सनालिटी ओरिएंटेड अब चुनाव होने लगे हैं, इसमें अखिलेश यादव जी जैसा स्वच्छ छवि का विश्वसनीयता पूर्ण चेहरा और कोई उत्तर प्रदेश में नहीं है। और एक प्रश्न है कि क्या भाजपा को मुख्यमंत्री का चेहरा देना चाहिए, तो आपका सर्वे खुद कहता है कि करीब 70% लोगों ने कहा कि हां चेहरा देना चाहिए। लेकिन देखिए कि भाजपा के पास कोई चेहरा है नहीं और चुनाव में वो कोई चेहरा दे नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो विकास समाजवादी पार्टी ने किया है, एक विश्वसनीय चेहरा होना जिसने जो है काम किया है, ये सारे जो एडवांटेज है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। एक जो परेशानी है, जो अभी हालात चल रहे हैं, कुछ बातों में मतभेद है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये मतभेद भी खत्म हो जाएगा और समाजवादी पार्टी एकजुट होके और अखिलेश यादव जी के चेहरे पे और मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। चलिए, आपका भरोसा विश्वास आपके साथ है, लेकिन बाला, वहां पर जो लोग आपके साथ हैं उनकी क्या राय है? सर्वे 200 प्लस बीजेपी के पक्ष में है। देखिए प्रसून, हालांकि हम लोगों का जो सर्वे है, जैसा कि आपने बताया कि ये सर्वे पहले है और उसके बाद से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, समाजवादी पार्टी में घमासान मच गया है। लेकिन हम लोगों से पूछते हैं कि क्या हमारे सर्वे के बारे में वो क्या सोचते हैं। हमारा जो सर्वे है, हालांकि इस झगड़े से पहले का समाजवादी पार्टी में अभी जो घमासान मचा हुआ उससे पहले का है, लेकिन उसके हिसाब से बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। क्या आपको लगता है कि सही है? आप बताइए सबसे पहले। बिल्कुल सही है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे? बीजेपी बनाएगी? जी, बीजेपी से ही हम हैं। अरे आप जनता से पूछिए यार। बीजेपी से है तो नहीं। आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये क्या आपको क्या लगता है कि बीजेपी, हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी को 100 से कम सीटें मिल रही हैं, आपको लगता है ये ठीक है? ठीक, ये तो नहीं बता सकते कि ठीक है कि नहीं, लेकिन ये अखिलेश ने काम तो करा, हम लोगों के लिए सब कुछ करा। अब ये तो चुनाव आने के बाद ही पता चलेगा किसको कितनी सीटें मिलती है, किसने सर्वे के हिसाब से कुछ। ये तो सही नहीं कि सर्वे सही हो, सारे गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, इसमें कोई। आपको क्या लगता है बीजेपी, आपकी समझ से इस समय उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की स्थिति सबसे मजबूत लगती है? देखिए, निश्चित तौर पे जो पिछले हम लोग 15 साल से देख रहे हैं कि पहले मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, फिर उससे ऊब के लोगों ने मायावती जी को चुना और मायावती जी से ऊब के फिर से एक बार अखिलेश यादव जी को चुना और फिर से 15 साल बीत जाने के बाद एक बार जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बीजेपी ही है। इसलिए बीजेपी आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी को बदल के लोग थक चुके हैं, इसलिए बीजेपी के लिए अच्छा चांस है। डेफिनेटली इस बार बीजेपी के पॉजिटिव चांस है, लेकिन वो पूर्ण बहुमत ले पाएंगे इसमें बहुत संशय है, क्योंकि लोग अभी तक उनके बारे में पूरी तौर पे अपने को कंफर्म नहीं कर पा रहे। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी के लिए चांस है इस बार? इनका कहना है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी को बदल के लोग, यूपी के लोग ऊब चुके हैं। जी एकदम बिल्कुल से भाई से हम एकदम सहमत हैं एकदम। लेकिन बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे पाई अब तक। बहुत सारे लोग सर्वे में जो हमारे दिखाया कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बीजेपी बताए कि कौन मुख्यमंत्री होगा। एक छल बीजेपी का अभी तक जो चल रहा है कि वो अपनी मर्जी से बाद में किसी भी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पे चिन्हित कर देंगे जो जनता को पसंद नहीं होगा। ये चीज अभी तक गलत जा रही है। बाला, जरा सा हम रोक रहे हैं। पुनिया साहब, कोई कांग्रेस का जिक्र क्यों नहीं कर रहा है? और हमारे सर्वे में भी कांग्रेस तो 2 डिजिट में नहीं पहुंच पा रही है। पुनिया साहब देखिए प्रसन्न जी, ये मैं बहुत ही इत्मीनान से सुन रहा था सबके कमेंट्स। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें आपने दिखाई हैं जी। जो 2014 में जो वादे किए थे, जिसको हर जगह पूछा जाता है कि भाई इसके बारे में क्या हुआ, जो नोटबंदी में जो जनता के साथ परेशानी हुई है और जो लक्ष्य रखा था, उद्देश्य था, काला धन खत्म होगा और भ्रष्टाचार कम होगा, ये सब चीज़ें, इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी नहीं प्रस्तुत कर पाई है। उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा सीटें होना दिखाया है। उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा प्रदेश है जिसमें केवल 8000 लोगों से राय लेके और पूरा सर्वे दिखा देना, मैं समझता हूं कि
ये एक प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं जरूर लगाता है। और अभी तो कैंडिडेट सब पार्टीज के नहीं आए, सब पार्टीज के कैंडिडेट आ जाएं और उचित होगा सर्वे, वो ज़्यादा क्रेडिबल होगा। जो अगर हर सीट के बारे में सर्वे करके और उसके बाद में बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का आपने बताया, पिछले चुनाव के दौरान में 20 सर्वे आए, वो कोई 4 सीटें बताता था, कोई 8 सीटें बताता, तो वो भी 2 डिजिट्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन हमारे 28 सीटें जीती। और अभी जो कांग्रेस पार्टी ने अकेले जो जनसंपर्क किया है, राहुल जी से लेके हमारे प्रदेश के शीर्ष नेता शीला दीक्षित जी, राज बब्बर जी, संजय सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, सभी लोग लगे। किशोर ने जो सर्वे कराया उसको भी नजरअंदाज किया। बाद ये प्रशांत किशोर ने जो सर्वे कराया कांग्रेस का, उसके बाद ही उन्हें समझ में आया कि अकेले नहीं, गठबंधन करना चाहिए। ये कहां तक सही है? देखिए, आप प्रसून जी, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, लिमिटेड जानकारी है, उसके हिसाब से प्रशांत किशोर जी तो हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी का संगठन, कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर स्वयं प्रचार प्रसार कर रही है, स्वयं उसका आंकलन कर रही है और स्वयं ही उसका मैनेजमेंट कर रही है। तो प्रशांत किशोर जी तो हमको कहीं नहीं दिखाई दिए कि कहाँ पर कर रहे हैं। तो इसलिए उनके सर्वे के हमको जानकारी है और ना ही वो कोई हमारे लिए रिलेवेंट है। तो फिर आप हम लोग तो कैसा ये फील करते हो? 403 सीटें चुनाव लड़ेंगे। लोग ये जानना भी चाहते हैं ना, राहुल गांधी विदेश में क्यों आए? इधर डुगडुगी बज गई चुनाव की और वो विदेश में है, उनको रहना चाहिए ना। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल पूछे थे नोटबंदी के बारे में कि कितना काला धन आप निकाल पाए, कितना भ्रष्टाचार कम हुआ, कितना टेररिस्ट एक्टिविटीज कम हो गई, कैसे कैसे जो हमने सवाल किए थे, जो 115 लोगों की डेथ हुई है, क्या उनके प्रति संवेदना करेंगे, क्या उनका मुआवजा देंगे। बहुत से सवाल मनरेगा से लेके वो जवाब नहीं देंगे तो वो लौटेंगे नहीं, सवाल पूछे थे, उनका जवाब तो दिए नहीं। अब जवाब जरा एक मिनट उसके बारे में और भी कई इशू। एक मिनट पुनिया साहब, शशि शेखर जी, क्या उत्तर प्रदेश में यह जो नजर आ रहा है जितने फीसदी वोट और जिसका जिक्र कर गए कि दूसरे एक सर्वे में ऐसा है, क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव एक अभी भी एक क्लैरिटी नहीं है? ये किसी भी दिशा में जा सकता है, ऐसा कुछ है? देखिए, ये इस पे कोई दो राय नहीं कि अभी पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आपके सर्वे से भी एक चीज इंगित होती है। पिछले 1 साल के दौरान अमित शाह और ओम माथुर ने जिस तरह से वहां पर काम किया है, तो उसमें अति पिछड़ों के बीच उन्होंने एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया है और वो बहुत ही जोरदार तरीके से इनके साथ खड़े हुए हैं। अति दलित, ऐसा इनका मानना है, उनके साथ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी एक बड़ा हिस्सा ये ले जाएंगे। अपर कास्ट में उनका एक वोट बैंक है। बीजेपी जो भी बात कर रही है उसके साथ साथ वो ग्राउंड वर्क जरूर करती आई है लगातार कि जो जातिगत राजनीति है उसमें हम कहीं पिट न जाएं, क्योंकि वहां 2 जातियों के जबरदस्त नेता उनके सामने थे, एक मायावती और एक मुलायम सिंह, जो जातिगत समीकरणों पर राजनीति करते हैं। जाटव और यादव तो ऐसे भी नहीं जाएगा इनके साथ। नहीं, आप अब एक दूर की कौड़ी कल्पना करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं, मैं जानता हूं कि यहाँ ऐसा हो चुका है। मान लीजिए कल को ये लगने लग जाए कि समाजवादी पार्टी में बड़ा विग्रह हो गया, हर सीट पर 2 लोग खड़े हुए हैं, उस समय यादव के पास ऑप्शन क्या बचेगा? कहां जाएगा वो? आप राष्ट्र निर्माण के पक्ष में? नहीं, मैं राष्ट्र निर्माण के पक्ष में नहीं हूं, मैं कतई किसी के भी निर्माण के पक्ष में नहीं हूं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अखिलेश की अपनी एक इमेज है, लेकिन जब आप वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं उससे तो ये सवाल जो आप उठा रहे हैं, हम पुगले साहब, इसमें हम चाहते हैं कि इस पे आना चाहिए, क्योंकि सत्ता में बीजेपी भी है। क्योंकि बीजेपी का चेहरा एक ही है, प्रधानमंत्री मोदी है, वही फिलॉसफी है, वही गाइड है, वही सब कुछ है, वो भी काम कर रहे हैं देश में। देश की क्या स्थिति है? न मैं राष्ट्र निर्माण कर रहा हूं, न मैं राष्ट्र आराधन कर रहा हूं। मैं सिर्फ जन आराधन कर रहा हूं। सत्ता में अखिलेश भी है, समाजवादी पार्टी भी है, वहां पर कांग्रेस कहीं दौड़ में जाए। ये संघर्ष जो है, और दूसरी तरफ दलित वोट बैंक की मारामारी। हमारा कहना है कि इस बार बीजेपी भी सत्ता में है और वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कूद रही है।
तो क्या आपको लगता नहीं है कि इनकी उपलब्धि, उनकी उपलब्धि, इनकी मुश्किलात, उनकी, ये भी आपस में टकराएंगे? ये बिल्कुल टकराएंगे। जहां बीजेपी को यूपी में विपक्ष के रूप में दिखलाई पड़ना था, वहां पर अब जो भी वजह हो, नोटबंदी के बाद एक प्रकार का रेफरेंडम बन गया है और वैसा हम मान करके चल रहे हैं। ये खतरनाक चीज है। लेकिन चूंकि 2 सर्वे की बात हुई तो मैं तीसरा सर्वे बताना चाहता हूं। पहली बात आपने बताई एक सर्वे की जिसमें कि हंग बताया जा रहा है। आपका सर्वे बड़ा साफ है जो कह रहा है वर्डिक्ट आएगा तो बहुमत किसी को एक को साफ मिलेगा। ये इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि क्लियर वर्डिक्ट आएगा, क्लियर बहुमत मिलेगा विजेता को। लेकिन मोदी जी का एक सर्वे और है जिसको उन्होंने लखनऊ में अपनी जुबान में रखा और यह कहा कि देखो आधा अधूरा मत करना, प्रबल बहुमत देना। यानी उनका प्राइवेट सर्वे शायद उनको यह बता रहा है कि बहुमत नहीं है, हंग है, इसलिए वो पूरा जोर लगाए हुए हैं। एक बात। दूसरी बात जो शशि शेखर जी इशारा कर रहे हैं कि अंत में जाके बिरादरी पर और जाति पर वोट करता है, इसीलिए मोदी जी की दूसरी चिंता वो ये है कि आप एक बार जात पात के ऊपर उठ करके वोट कीजिए। ये जाति का बड़ा डर बीजेपी को है, ये उनके पूरे विमर्श से सामने आता है। एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जाति और धर्म का जिक्र कर दिया और हम बार बार बजाते हैं, अमित शाह जब कहते हैं हमने ओबीसी प्राइम मिनिस्टर दिया है, इतने ये दिए हैं। आपकी सोशल इंजीनियरिंग में ये दोनों चीजें फिट बैठती है ना चुनाव जीतने के लिए? देखिए, अभी कोर्ट का वर्डिक्ट आया है और बीजेपी ने शुरू से ही परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स की बात की है। और ये मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं आपके सामने बैठकर। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें भारतीय जनता पार्टी का, तो वहां डेवलपमेंट हमारा मेन एजेंडा रहा है। हमने विकास किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां बीजेपी है वहां 24 घंटे बिजली है, अच्छी सड़कें हैं, वहां पर भ्रष्टाचार अपराध ना के बराबर है, वहां शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, वहां एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट डबल डिजिट में है। ये फैक्ट है। आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट के खारिज करने के बाद खटखटाया गया, ये याद है आपको? सुन लीजिए, एक मिनट में कास्ट लाइन थी वो। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जहां तक आपने कहा, संजय जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आप आधा अधूरा मत देना, पूरा देना, और आप उनके भाषण का थोड़ा आकलन अपने तरीके से करें। ऐसा नहीं है। उनकी हमेशा से अपील रही है कि भाई अगर मैंडेट देना तो पूरा देना, जिससे हम अच्छे से काम कर सकें। और हमारा मकसद ये है उत्तर प्रदेश में या जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है कि भाई जो हमने अभी जैसे 2.5 लाख करोड़ दिया वो हमारा नहीं है, वो देश के लोगों का ही है, लेकिन उसका ठीक से उपयोग नीचे तक हो। उसके लिए आपको एक ट्रांसपेरेंट सरकार की जरूरत है, एक ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती हो। जैसे अब जैसे प्रधानमंत्री हमने फसल बीमा योजना ऊपर से लागू की लेकिन नीचे तक लागू नहीं हो पाई। अब जैसे आपदा आई, आपदा का पैसा नीचे गया लेकिन वो किसान तक नहीं पहुंच पाया। अभी जैसे रिसेंटली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 6,000 का जो एक पैसा दिया जाता है वो उन तक पहुंचे। हमारा मोटिव ये है कि जो पैसा गरीब के लिए जाए वो गरीब तक पहुंचे। उसके लिए ईमानदार सरकार का होना बहुत जरूरी है। और सपा और बसपा में भ्रष्टाचार अपराध के गठजोड़ होने के कारण वो नीचे तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा है। तो इसको आपको याद आ रहा है बिहार चुनाव ना? बिहार चुनाव में भी 2.5 लाख करोड़ की तरह वहां भी एक रकम बताई गई थी, मुश्किल हो गई थी। देखिए, हर चुनाव की अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। आपको बिहार याद होगा, मुझे भी बिहार याद है। देश ने 3 प्रयोग किए। पहला प्रयोग किया मोदी जी के रूप में 2014 में, वो भी आप पिक्चर देख सकते हैं सामने। दूसरा प्रयोग किया दिल्ली में केजरीवाल के रूप में, उसकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं। तीसरा प्रयोग बिहार में किया, उसकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं। तो जनता समझती है कि उन्होंने क्या क्या प्रयोग किए और कौन कौन प्रयोग उनका सफल रहा। तो हम सफलता की बात करते हैं। हम जहां सफल हैं निश्चित रूप से वहां की बात करेंगे। जहां हम सफल नहीं हो पाए, जो लोग वहां सफल हैं, जो सफलता का पोल पीट रहे हैं, उनकी भी पोल। इस सर्वे का आखिरी सवाल, वो कौन सा चेहरा है जिसके साथ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ा होना चाहिए? अब जिक्र चेहरों का है, हम उस पर आए उससे पहले श्रीकांत जी एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपने चेहरा चाहे नहीं रखा, लेकिन आपके जहन में आता है जब हमारे सर्वे करने वाले पहुंचे होंगे जनता के सामने, तो उन्होंने सबसे 1 नंबर पे कौन से बीजेपी नेता का चेहरा बोला होगा? ये तो जनता जनार्दन है, जनता को जो अच्छा लगता है जनता। कौन सा नेता है जो सबसे कद्दावर होगा जनता के नजर में? लगता है कि आपके पिटारे में जो उसको खुलना चाहिए और दर्शकों को दिखाना चाहिए। आपके लिए कोई नेता नहीं, सब एक बराबर? मेरे लिए तो कमल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। कोई चेहरा नहीं, कोई पुराना सीएम वेम कुछ नहीं? मैंने कहा ना, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। मेरा एक प्रॉब्लम है इसमें, ये लोग मोदी जी से इतना ओवर टाइम क्यों कराते हैं? वही चेहरा है, वही सब कुछ है, वही पार्टी है, वही सरकार है।
वही नेता हैं, वही प्रधानमंत्री हैं। आप कह सकते हैं, आपका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन आप बताएंगे नहीं, हमें लगता है कि आइए। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था। चेहरा चाहे बीजेपी का ना हो, लेकिन पूछा गया कि कौन कौन से चेहरे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में जो सबसे बेहतरीन सीएम हो सकते हैं। और जो भी हंगामा जिसमें अखिलेश यादव नंबर 1 पर है, 33% उनके पक्ष में है। अखिलेश यादव 33%। दूसरे नंबर पर चेहरा मायावती का 25% के साथ। 2 पार्टियां तो हो गई, अब तीसरी पार्टी का चेहरा आ गया। राजनाथ सिंह, देश के गृह मंत्री, एक वक्त सीएम रह चुके हैं। बीजेपी उन्हें घोषित नहीं कर रही है, लेकिन और उसके तुरंत बाद फिर बीजेपी का एक चेहरा योगी आदित्यनाथ, ये चेहरा भी 18% के साथ है। लेकिन इसके बाद एक लंबी फहरिस्त है जिसमें 1% प्रियंका गांधी कोई नाम बोलता है, कोई 1% में मुलायम सिंह का नाम बोलता है, कोई 1% में वरुण गांधी का नाम बोलता है। महत्वपूर्ण है, शीला दीक्षित के साथ कोई नाम किसी ने नहीं लिया, 0% रहा। यानी बीजेपी के काउंटर करने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी ने अपने एक ऐसे नेता का नाम ले लिया जो दिल्ली में 3 बार सीएम रही, लेकिन उनका नाम किसी ने नहीं लिया। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल भी था कि दरअसल कानून व्यवस्था अगर उत्तर प्रदेश का मसला है तो फिर वो कौन सा चेहरा है जो इस कानून व्यवस्था को ठीक कर सकता है। उसमें जो पहला आया नाम वो मायावती का 48%। देखिए बहुत बड़ा अंतर है। अखिलेश यादव दूसरे नंबर पर, चाहे ये चेहरा सबसे ज्यादा पसंदीदा हो चला है, लेकिन कानून व्यवस्था संभालने में मायावती को नंबर 1 माना जाता है। राजनाथ सिंह 23% के साथ तीसरे नंबर पर, मुलायम सिंह 1%। इसका मतलब यह है कि मुलायम सिंह जब इस सर्वे को देख रहे होंगे तो एक बात तो समझ गए होंगे कि अब अखिलेश के पीछे ही खड़े हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है। अकेले अपने हट पे रहना ठीक नहीं है, और अखिलेश के लिए अच्छा यह होगा कि पूरी पार्टी को साथ लें और हर का कुछ % अपने साथ जोड़ते चलें। ये एक स्थिति कहीं ना किसी रूप में है। क्या चेहरा राजनीतिक दलों के वोट को बढ़ा देता है योगेंद्र जी? फर्क तो पड़ता है। अगर कितना फर्क, मतलब आप चूंकि सर्वे करते रहे हैं तो कितना फर्क पड़ता है? अगर चुनाव नजदीक का है, जैसा उत्तर प्रदेश में ये चुनाव है, तो इसमें 1-2% का भी फर्क अगर पड़ता है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव में तो। और बीजेपी जो अपना चेहरा नहीं दे पा रही है, आज अखिलेश सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली उनकी पार्टी जीत ही रही है, क्योंकि जो भी चीफ मिनिस्टर होता है उसका नाम लोग थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। और चूंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा है ही नहीं तो उसका हिस्सा भी कुछ इस तरफ आ रहा है, कई जगह पे आ रहा होगा। लेकिन निश्चित इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, चेहरों से नेगेटिव वोट भी होता है। ऐसा कम से कम मुलायम सिंह जी के बारे में तो ऐसा लग ही रहा है कि उनका मतलब वो तो उनकी खुशकिस्मती नहीं, है। अगर बीजेपी मान लीजिए चेहरा ले ही आए, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब बारिश हो रही है तो कटोरा क्यों हाथ में ले, पढ़ने दीजिए, पानी पड़ रहा है। देखिए, एक तो स्थिति थी बीजेपी की 2014 में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में, जहां मोदी जी का सितारा उस वक्त इतना ऊंचा था कि वो जिसको खड़ा कर देते वो बन जाता। हरियाणा में उन्होंने 6 लोगों को इशारा कर दिया था कि बना देंगे। आज वो स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश में वो स्थिति नहीं है। हमारे इस सर्वेक्षण में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन मैं पहले भी आगाह कर चुका हूँ कि हमें थोड़ा सा इसके बारे में संतुलित दृष्टि देखनी चाहिए। मेरा अब भी मानना है कि बहुत कांटे का संघर्ष है, और अगर समाजवादी पार्टी 2 फाड़ नहीं होती है और अगर वो हर सीट पे 2-2 कैंडिडेट नहीं देते हैं तो उत्तर प्रदेश में आज भी कांटे की संघर्ष है। गौरव भाटिया जी, अब उम्मीद ना जताइएगा, एक भरोसा के साथ बोलिए क्या होने वाला है। क्या समाजवादी पार्टी एक साथ हो जाएगी? अखिलेश के पीछे सब कोई खड़े हो जाएंगे? कोई भरोसा है या आप भी उम्मीद पर टिके हुए हैं? प्रसून जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं समाजवादी पार्टी को और मुलायम सिंह यादव जी को और अखिलेश यादव जी को बहुत अच्छे से जानता हूं। उम्मीद नहीं जता रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप देखेंगे कि 2017 का जो विधानसभा का चुनाव है ये पूरा एकजुट होकर लड़ा जाएगा, और जो भी अभी कुछ मसले भी हैं ये सुलझा लिए जाएंगे। और सबसे अहम बात जो आप चेहरे की कर रहे हैं, तो आज के जो चुनाव होते हैं ये चेहरे पे ही होते हैं। हमने देखा कि दिल्ली में क्या हुआ, भाजपा का कितना बुरा हाल हुआ, वहां भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत रैली करी थी, प्रचार किया था। और बिहार भी बहुत अच्छा उदाहरण है, उत्तर प्रदेश की तरह और बिहार दोनों जो प्रदेश है, यहां के लोग जो है राजनीति में बहुत रुचि लेते हैं और पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। वहां पे भी आप देखिए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन के आए
और नरेंद्र मोदी जी ने भरसक प्रयास तो किया लेकिन विफल हो गए। और यही उत्तर प्रदेश में भी होगा। ये जो आपके सर्वे के आंकड़े हैं इससे मैं सहमत नहीं हूं और मैं यही कहूंगा कि चाहे किसानों की बात हो, जब ओलावृष्टि हुई तो जो है भाजपा ने महाराष्ट्र को तो रुपया पहुंचाया, उत्तर प्रदेश को भूल गई। डीमोनेटाइजेशन में जो रूरल एरियाज है वहां इतनी कठिनाई हुई, किसानों की फसल तक नहीं बिक पाई, एटीएम में रुपया नहीं था। ये एक चुनावी मुद्दा जरूर रहेगा। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है विकास की। अखिलेश यादव जी ने विकास करके दिया है, जबकि भाजपा ने केवल चुनावी जुमले तक उसको सीमित कर दिया और उनका जो विकास था वो लव जिहाद, शुद्धिकरण और घर वापसी तक सिमट गया। मैं समझता हूं जनता ये सब जानती है और इसीलिए आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी। बालकृष्ण, किस चेहरे के साथ वहां पर लोगों को लगता है कि अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होगा? देखिए, बड़ी प्रसून बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर जब आप गेस्ट से बात कर रहे थे, मैंने यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश की। बड़ी मजेदार बात, लोगों का कहना है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ते हैं कि मुलायम सिंह यादव के साथ जिस तरह से उन्होंने नाता तोड़ा है और पार्टी अलग की है उससे वो सहमत नहीं है और उससे लोगों में नाराजगी है। इसी तरह से लोगों का ये कहना है कि बीजेपी को जो लोग पसंद करते हैं उनका कहना है कि बीजेपी को अपना चेहरा देना चाहिए था। वो लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। हम कुछ लोगों से आपकी बात कराते हैं। आप बताइए, आप स्टूडेंट हैं, क्या आपको लगता है कि कौन सी पार्टी जो है, क्या बीजेपी को मुख्यमंत्री का चेहरा देना चाहिए था? लोगों को जानने का हक है पहले से कि कौन मुख्यमंत्री होगा। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। अगर कोई पार्टी का चेहरा हो तो लोग, जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उस पर ब्लेम कर सकते हैं कि हाँ जी इस पे है। अब बीजेपी है ना, मोदी का काफी ज्यादा चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश यादव ने काफी कहा कि वो डेवलपमेंट के मामले में मोदी से मुकाबला कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे सर्वे में ये दिखाया गया कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पर काफी लोगों की पसंद है? आपको लगता है सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ा है। जब पावर इतने हिस्सों में बटी हुई है तो लोग उसका मिसयूज ही कर रहे हैं। कोई इनके अकेले हाथ में पावर नहीं है, नहीं उतना फायदा कर पा रहे हैं। और एजुकेशन नहीं है, इस वजह से इन्हें एजुकेट नहीं कर रहे लोगों को, जिसकी वजह से जातिवाद ये सब फैला पा रहे। जिस दिन एजुकेशन के लिए लोग जोर देंगे उस दिन ये चुनाव जीत ही नहीं पाए। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव में आप किसको पसंद करते हैं? ज्यादातर हमारे सर्वे में आया कि ज्यादातर लोग अखिलेश यादव को पसंद करते हैं मुलायम सिंह के मुकाबले। बिल्कुल, हम अखिलेश यादव जी को भी पसंद करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी काम अपना ठीक से इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका सपोर्ट जो है उनके पिताजी नहीं दे पा रहे ठीक से। इस वजह से अखिलेश जी अपना पूरा काम ठीक से नहीं कर पा रहे। हम बालकृष्ण, एक मिनट जरा, इशू अगर आता है तो कानून व्यवस्था कोई इशू नहीं है, इसका मतलब ये माना जाए? आपके सर्वे में बिल्कुल 3% था। वही मैं बार बार कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश को लोग समझते नहीं है, कानून व्यवस्था की बातें करते हैं हर बार। ये वैसे ही है जैसे बीजेपी ने जाके बिजली का मुद्दा उठाया था बिहार में। तो उत्तर प्रदेश की जो एक जमीनी हकीकत है उसमें आज की तारीख में आपका सर्वे भी बोल रहा है, और अखिलेश ने अपना कायंत्रण करने की कोशिश पिछले 2.5 साल से लगातार की है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, जो लोग नए जुड़े हों वो इस बात को सुन लें कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। पार्टी किसी और के हाथ में थी, नौकरशाही विभाजित थी, और ऐसे में वो 4.5 मुख्यमंत्री में जो आधे हिस्से में उनको कहा जाता था, उसकी इमेज धोने के लिए उनके पास सिर्फ एक तरीका था कि वो विकास की बात करें और एक नई नीति का पालन करें। उसका असर दिख रहा है यहाँ पर। क्या संजय जी, आपको लगता नहीं है ये मीडिया की उपज है चेहरा अखिलेश यादव? नहीं, मीडिया की उपज नहीं है। देखिए, आपको लिगेसी का बोझ हटाना है और आपको आगे का नेतृत्व संभालना है। अगर आपके पास सरकार इस बार न भी आए तो अखिलेश ने जो भी एडवाइस मिली हो, जहां से भी मिली हो, अपनी इमेज को बदलने का, लिगेसी को छोड़ने का एक फैसला किया, कड़ा फैसला किया, आगे बढ़ा। आप कह सकते हैं पिताजी से झगड़ रहे हैं, दूसरे कह सकते हैं कि अनकंप्रोमाइजिंग व्यक्ति है, सिद्धांतवादी व्यक्ति है, ठीक कर रहा है, क्योंकि इसको अपने पिता की, चाचा की जो भ्रष्टाचार वाली छवि थी, दादागिरी वाली छवि थी, उससे मुक्ति बहुत जरूरी है, भविष्य के लिए अच्छा कर रहा है। लोग कहने लग गए हैं कि 2019 का दावेदार बन सकता है। तो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स बिल्कुल सही खेली है। इनकी एंटी इनकम्बेंसी के सामने अपनी ये पोजिशनिंग उस एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज कर देगी क्या, ये सवाल है। पुनिया साहब, लेकिन एक सवाल, कांग्रेस के किसी नेता को लेकर कोई स्थिति अनुकूल किसी ने नहीं कोई प्रतिक्रिया की, ये सर्वे का दोष है या नेताओं का? नहीं, कांग्रेस पार्टी में एक से एक बड़े नेता हैं, और ये कहना कि न नेताओं का दोष है, बल्कि सर्वे के माध्यम से जो तथ्य आए हैं
उसमें कहीं ना कहीं पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है। मैं प्रसन्न जी एक बात कहना चाहता था। श्रीकांत जी ने बड़ी दिलचस्प बात कही कि जो भी अगर चेहरा हो या ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक प्रमुख चेहरा हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो एक चेहरा हर जगह रहते हैं। ये बात सही है पूरी तरह से, लेकिन ये भी बात सही है कि जहाँ भी नरेंद्र मोदी जी जाएंगे अपने साथ एंटी इनकम्बेंसी जरूर लेके जाएंगे। 2014 में जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए, जगह जगह पर उससे सवाल पूछे जाते हैं। और संभवतः नोटबंदी का भी निर्णय इसीलिए लिया कि पहली बातों को भूल जाए कि नई बात ऐसी क्रिएट कर दी जाए जो जिससे के बाद उसी के बारे में चर्चा होती रहे। और नरेंद्र मोदी आपने जी बड़ा तीखा सवाल कर दिया है कि वो एंटी इनकम्बेंसी साथ लेकर जाएंगे जहां भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे। 2014 लोगों के जहन में रेंग रहा है। देखिए प्रसन्न जी, अब हमारे विरोधी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये जो मुख्यमंत्री हैं अखिलेश जी, उन्होंने क्या क्या वायदे किए थे और क्या क्या वायदे उन्होंने पूरे किए हैं, इस पर यह चुनाव होने वाला है। बहुत वरिष्ठ नेता है पुनिया साहब, वैसे तो दावा कर रहे हैं कि 403 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन एक बार भी अखिलेश के कुशासन का, भ्रष्टाचार का, अपराध का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो आपके दावे में ही विरोधाभास है, नंबर एक। नंबर दो, हम कितनी भी चर्चा यहां कर रहे हैं, एक जमीन से अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हालांकि सोशल मीडिया है ये, इसको अदरवाइज कोई ना ले। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि साइकिल गई कवाड़ में, हाथी रुक गया जाड़े में, पंजा बिक गया भाड़े में और कमल बचा अखाड़े में। तो जमीन की जो स्थिति है वो एकदम अलग है। पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने दावे करती हैं, वायदे करती हैं, लेकिन यह चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर है। और मैं थोड़ा सा असहमति व्यक्त करूंगा कि आप गांव के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो ठीक से नहीं पहुंच पा रही हैं, क्या इसको विकास के साथ नहीं जोड़ेंगे? क्या गांव के लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, इसको विकास के साथ नहीं जोड़ेंगे? गांव के अंदर पक्की सड़क पहुंचे, क्या यह विकास का मुद्दा नहीं है? गांव के अंदर स्वच्छ पीने का पानी मिले, क्या यह विकास का मुद्दा नहीं है? तो विकास, जब हम विकास की बात करते हैं तो चहुमुखी विकास की बात करते हैं, और विकास देने में अखिलेश यादव जी की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आपने जो जिक्र आखिरी लाइन की ना, हमें बहुत कुछ याद आ गया। कमल बच गया अखाड़े में। दीनदयाल और लोहिया यूपी गए थे और वहां उन्होंने मुलायम को अखाड़े में देखा था, और अखाड़े में जब चित्त उन्होंने किया तो उनको नेता भी नजर आया था उसमें। दीनदयाल भी साथ थे, लोहिया भी साथ थे। उसके बाद उपचुनाव हुए थे 4 सीटों पर, उसमें मुलायम सिंह खूब काम किए थे। अगर याद हो उस पीरियड को, तो आप फिर 2 सीट हम 2 सीट का जिक्र करो, आप 200 का जिक्र करो। अखाड़ा जिक्र आते ही मुलायम सिंह जहन में आ जाता है। तो मुलायम सिंह जी को तो उनका बेटा ही अखाड़े में चित्त कर रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप सुनिए ना, देखिए क्या हो रहा है। अखाड़े में कमल खिलने वाला है, हम कह दें। मैं कह रहा हूं अकेला कमल ही है, इसलिए तो मैंने कहा 300 सीटों का दावा आपके साथ किया है। 300 सीटों के साथ कमल खिल रहा है। विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बन रही है। ये मेरा दावा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के लोग मन बना चुके हैं, क्योंकि अखिलेश जी के साथ अपेक्षाएं थी। इसी पॉइंट पे हम काम कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे आपने एक बात मैं कहना, अगर अखाड़े का ही मुहावरा लें तो ये तब होता है जब अखाड़ा दोनों तरफ से खाली हो, जहां सरकार 5 साल में कुछ पुख्ता विकास न दिखा सकी हो, जहां विपक्ष खासतौर पे पिछले 2-3 साल में कोई प्रभावी विकल्प पेश न कर पाया हो, तब ऐसी स्थिति बनती है। दावा भले ही समाजवादी पार्टी वाले कुछ भी कर लें, हकीकत ये है कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश पहली बार बिहार से पिछड़ा है कई महत्वपूर्ण चीज़ों में। उन्होंने दावा किया है किसानों को देने का पैसा। हकीकत ये है कि देश का सबसे अंतिम राज्य था जहां किसानों को मुआवजा मिला, ज़्यादातर को आज भी नहीं मिला है। देश का अंतिम राज्य है जहां खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो रहा है। ये सब चीजों को हम ना भूलें। उत्तर प्रदेश की जो हकीकत है उसके बीच में जहां विकल्पहीनता के खेल होते हैं। चलिए, आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, आज ही हम सर्वे भी लेकर आ गए। इससे बेहतरीन कुछ होता नहीं, लेकिन इस सर्वे में 200 प्लस सीटें बीजेपी को आ रही है, अब 300 प्लस में जा रहे हैं और 403 सीटें हमारा। चर्चा यहीं पर खत्म कर रहे हैं। पुनिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया, गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया, और श्रीकांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला।